Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning. Let us start today's class. We were at exercise 3.4, right? And in exercise 3.4, we were solving question number 1, है ना? By elimination method. And you all were supposed to do the same questions by substitution method in the homework. तो जैसा कि बच्चों आप लोगों के जो रेस्पॉन्स मिले, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, राइट? Yes, sir. और क्वेश्चन नंबर 4 का भी एलिमिनेशन वाला पार्ट मैंने करवा दिया। तो अब बच्चों को सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। तो एलिमिनेशन वाला पार्ट तो कल मैंने करवा दिया था, राइट? है ना? Yes, sir. तो अब सब्स्टिट्यूशन वाले में थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है उसको देख लो जल्दी से। तो आप मुझे ये बताएं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2 इक्वेशंस बना दी थी मैंने कल, दोनों के फ्रैक्शंस को हटा के, डिनोमिनेटर्स को हटा के। वो इक्वेशंस कौन कौन सी थी एक बार जल्दी से बताइए। 3x plus 3x. 4y हाँ, Equal to -6. -6। ये पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई करके आ गई थी। सेकंड 3x minus y 3x - y equal to equal to 9. 9। दिस वाज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो बताओ कौन सी इक्वेशन उठाना चाहोगे स्टार्टिंग में, फर्स्ट या सेकंड? First. देखो, चाहो तो कोई से भी उठा लो, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले देखो y का यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो फिर कोएफिशिएंट नहीं है तो ज्यादा छोटी में इस इक्वेशन को मान, देखो यहाँ से छोटी बड़ी नहीं देखी जाती, इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, मेन जो सॉल्यूशन होता है इनके कोएफिशिएंट से होता है। कांस्टेंट से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना इनसे इफेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे 3 और 3 इक्वल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो फिर मेरी नजर में छोटी इक्वेशन ये वाली है। अब सबकी नजर अपनी अपनी है, कोई इसको मान ले, उसको उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलो इक्वेशन 2 से स्टार्ट कर दें अभी। Yes, sir. तो इक्वेशन 2 उठा ली मैंने, 3x - y इक्वल टू 9। अच्छा, उसमें भी मैं क्या करूंगा, अब तक अपन x को y की टर्म्स में लिख रहे थे, यहाँ पे y के आगे कुछ नहीं लगा हुआ ना, तो मैं y को x की टर्म्स में लिखूंगा, वो मेरे लिए ज्यादा आसान है। कैसे? आप एक काम करो, -y को यहीं रहने दो, 3x को वहां भेजो, तो वो वहां जाके 9 - 3x हो जाएगा, करेक्ट? तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 3x। अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट लगा हुआ है -1, कुछ भी नहीं लगा हुआ है ना, माइनस लगा हुआ है ओनली, दैट मीन्स कोएफिशिएंट क्या है, -1 है। तो ये -1 पूरा का पूरा उठ के यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, करेक्ट? बोलो, कल ये गलती में कर रहे थे काफी सारे बच्चे कि अगर यहाँ पे -5y इज इक्वल्स टू समथिंग है, तो फिर जब y की वैल्यू निकाल रहे थे तो ये जो 5 उस समथिंग के नीचे जा रहा था, तो वो -5 से +5 बन जा रहा था। क्यों भाई भव्या, इस -5 को +5 क्यों बना दिया आपने? ये -5 केवल यहाँ पे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है ना, तो हम डिवाइड करवा तो रहे हैं, तो माइनस साइन क्यों हटाया? माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा ना। अगर ये -5 + y होता, समथिंग होता, तो फिर y की वैल्यू उस समथिंग के साथ इस -5, अब इस -5 को उधर ले जाके +5 करना पड़ेगा, अब इस -5 को उधर ले जाके क्या करना पड़ेगा, +5। लेकिन जब हम डिवाइड करवाते हैं तो वो साइन अगर -5 है तो -5 ही रहेगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब वहां पे -1 से डिवाइड कराओ, ना कि 1 से डिवाइड कराओ। तो -1 से मैं डिवाइड करा देते हैं, समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको। तो -1 से मैंने डिवाइड करवा दिया। अब -1 से डिवाइड कराने का मतलब है माइनस साइन को ऊपर ले जाओ, तो माइनस साइन ऊपर 9 - 3x के लग जाएगा और नीचे केवल 1 रह जाएगा। अब 1 से डिवाइड कराएंगे तो वो का वही नंबर आएगा, जैसे 5/1 5 होता है, 4/1 4 होता है, तो 1 से डिवाइड कराएंगे एज इट इज यही नंबर आएगा, -9 - 3x। अब जब बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -9 + 3x, करेक्ट?
और उसको भी हम थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखें तो प्लस वाली टर्म पहले लिख लो 3x एंड माइनस वाली टर्म बाद में लिख देता हूं मैं -9। ठीक है, प्लस वाली टर्म मैंने लिख दी पहले और माइनस वाली बाद में लिख दी 3x - 9। ठीक है ना, तो ये मेरी y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x। अब इसको हमने इक्वेशन 2 से फाइंड आउट किया था, फिगर आउट किया था, तो हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं। सिंपल सी बात है, एक बार ये इक्वेशन लेनी है, एक बार ये इक्वेशन लेनी है, दोनों इक्वेशन एक एक बार काम आएंगी। इक्वल टू -6, तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है मैंने, है ना, ये तो y की वैल्यू पुट करेंगे हम वहां पे 3x एज इट इज प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 3x - 9 इक्वल टू -6। दिस इज 3x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 4 9 जा 36 -6। 3x प्लस 12x बिकम्स 15x, -36 को उस साइड भेज दो, +36 हो जाएगा, उधर -6 ऑलरेडी है, 36 - 6 30, कम्स आउट टू बी x की वैल्यू 30/15, 30/15 दैट इज 2। अब इसको कहीं भी पुट कर दो, चाहो तो यहाँ पुट कर दो, चाहो तो यहाँ पुट कर दो, चाहो तो यहाँ पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो y की वैल्यू आ जाएगी। और जनरली हम कहाँ पुट करते हैं, यहीं पे पुट करते हैं। y की वैल्यू इज क्या थी, y की वैल्यू 3x - 9, इसमें आप x की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 3 इंटू 2 -9, 3 2 जा 6, 6 - 9 इक्वल टू -3। करेक्ट? एनी डाउट्स? No, sir. No, No, sir. sir. ठीक है एंजल? Yes, sir. ठीक है, अब एक चीज और कि कई बच्चों को सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स में कंफ्यूजन है, या हो सकता है कभी सीखे ना हो सकता है किसी ने सिखाया ना हो, कभी पूछा ना हो अपने टीचर से। पर यहाँ तो आप, जैसा कि मैंने कहा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, छोटी से छोटी चीज भी पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि कल बच्चे कुछ पूछ रहे थे, एंजल ने भी पूछा, एक दो बच्चों ने और पूछा, सबको ये वाली डाउट है 2 + 2y इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 में 2 2 से कट के 2y क्यों नहीं होता है, ये डाउट है ना कईयों को, बोलो। Yes, sir. अब देखो, ये अगर 2 इंटू 2y/2 होता तो ये क्या एक ही टर्म होती, यहाँ पे ये एक टर्म नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि प्लस या माइनस साइन से टर्म्स अलग अलग हो जाती है। ये एक डिफरेंट टर्म है, ये एक डिफरेंट टर्म है, हालांकि दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं भाई। 2 + 2y/2 का मतलब है 2 एक डिफरेंट टर्म है, 2y एक डिफरेंट टर्म है, बिकॉज प्लस साइन आ रहा है तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, और बीच में प्लस साइन लगा दो आप। अब डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2, पूरा डंडा लिखा हुआ है, ये पूरा डंडा यहाँ तक खींचा हुआ है, दैट मीन्स ये 2 इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको इससे भी डिवाइड करना है, इसको इससे भी डिवाइड करना है। अब सॉल्व करो, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 1, और यहाँ पे 2 से 2 कट के y, तो इसका सॉल्यूशन ये आएगा, ना कि 2y। ठीक है, अच्छा, अब अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तो ये पूरी सिंगल टर्म होती, तो फिर आप सिंपली 2 से 2 काट के 2y लिख सकते हो, उस केस में 2y ही आंसर होगा अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। मल्टीप्लाई या डिवीजन के साइन में क्या होती हैं, टर्म्स सेम होती हैं, प्लस या माइनस साइन में वो दोनों टर्म्स अलग अलग होती हैं। एक दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, 2 + 2y/2 है, आप न्यूमरेटर में 2 2 आ रहे हैं, एक 2 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 1 + y, नीचे होल डिवाइडेड बाय 2 तो था ही सही। अब आप देखो इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का Excuse me, साइन है। sir. हाँ बोलो, Sir, बोलो बच्चों। यशमी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रही। कौन? यशमी। यशमी नहीं ज्वाइन कर पा रही, बट मैंने तो यहाँ से सब कुछ ऑन किया हुआ है। उसको बोलो कि एक बार अपना फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करे, देन ट्राई करे। ठीक है? ओके हम्म, ओके सर। हाँ देखो एंजल, देखो जब हमने यहाँ से 2 को कॉमन लिया, 2 + 2y से, तो 1 + y बचा अंदर। अब ये 2 और ये 1 + y, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब आप इस 2 से 2 को काट सकते हो। जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 + y। तो चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, दोनों तरीके सही हैं,
पर ये तरीका गलत है। क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो होपफुली अब आपके सिंप्लीफिकेशन के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। तो हम चलते हैं सीधे वर्ड प्रॉब्लम्स पे। एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ चलते हैं। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आ गया, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन में भी किया था। तो आपको आसान लगेगा अब तो, क्योंकि आपने वहां पे कर लिया है। पढ़ते हैं जल्दी से। इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। देखो, मैंने आपको कहा था कि अलग अलग चीजें भी करवा सकता है। जैसे पिछली एक्सरसाइज में सेम चीज करवा रहा था, देखिए यहाँ पे ये अलग अलग चीजें करवा रहा है। न्यूमरेटर में तो 1 को ऐड करवा रहा है, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करवा रहा है। ऐसा करने से एक फ्रैक्शन जो है 1 बन जाता है। अब आप कहोगे सर फ्रैक्शन 1 कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? 1 को 1/1 भी तो लिख सकते हैं भाई। 1 को जैसे Yes. 2 को 2/1 लिख सकते Yes, sir. हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना, 1/1 लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये हो गई सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2 है कि वही फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है जब मैं केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करता हूं, यानी न्यूमरेटर को मैं छेड़ता ही नहीं हूं, जो है वैसा ही है। केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दो तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2। तो वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनलिटी में वो फ्रैक्शन क्या है, जब ये सारे काम ना करें तो सबसे पहले वो फ्रैक्शन कैसा था, दैट इज अवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा डाउट्स नहीं आएंगी। स्ट्रेट अवे स्टार्ट राइटिंग। बोलो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स एंड वाई मान लेते हैं जैसा पहले माना था। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, एंड बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कोई नंबर्स होते हैं तो हम कोई यूनिट नहीं लगा सकते, बिकॉज नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी y, numerator of the fraction be x, denominator of the fraction be y। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यशमी, हैव यू जॉइंड द क्लास? यशमी आ गई क्या? Yes, sir. यशमी, आप देखो आज आज क्या सैटरडे है ना, आप ट्राई करो, देखो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं फिगर आउट करने की। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती है तो कल संडे है, कल मैं फ्री हूँ, आप एक बार एकेडमी आके अपना फोन ले आओ, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो अपन देख लेते हैं। तो क्योंकि ये रोज रोज की फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका काफी लॉस होता है ऐसा करने से, है ना, समझ नहीं आएगा फिर। क्योंकि आज आगे जो चीजें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। क्लास में अगर जैसे अपन बीच में आएंगे, बीच में चले जाएंगे या आएंगे नहीं, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? Yes, तो sir. एक बार आप ट्राई करो, देखो आज में कुछ सॉल्यूशन होता है इसका, नहीं तो फिर कल आप कॉल करके थोड़ा सा टाइम लेके और एक बार एकेडमी आके मिलो, है ना। फोन ले आना अपना, जिस फोन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? Okay, sir. एंड Okay. और किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इश्यू आ रहा है कोई, तो आप कल आके दिखा सकते हो। हम कोशिश करेंगे इसको, वैसे तो हम कोई टेक्निकल मास्टर है नहीं, लेकिन जितना हमको आता है हम थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे। ठीक है, चलिए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी वाई। सो ऐसा करने से अवर ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? ओरिजिनल मतलब स्टार्टिंग में जो फ्रैक्शन, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, क्या होगा बोलो? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट X इज upon y. एक्स अपॉन वाई। ठीक है, आगे बात करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमको क्या क्या चीज करने के लिए उसने कहा, न्यूमरेटर में 1 को ऐड करो, डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। देखो, जब हम ऐड करते हैं तब हम टू प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर को एक दे रहे हो, डिनोमिनेटर से एक ले रहे हो। समझ गए? इट इज वेरी इजी एंड वेरी क्लियर, है ना। हिंदी से इंग्लिश बना सकते हो। न्यूमरेटर को एक दे रहे हो, डिनोमिनेटर से एक ले रहे हो। ठीक है, तो मॉडिफाइड न्यूमरेटर जैसे पहले किया था सेम वैसे ही, एंड मॉडिफाइड डिनोमिनेटर, दोनों को मॉडिफाई किया है इसमें। केस 2 में केवल एक को किया है, केस 1 में दोनों को मॉडिफाई किया।
मॉडिफाइड डिनोमिनेटर। मॉडिफाइड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को एक दे रहे हो तो ओरिजिनली न्यूमरेटर क्या था x, उसको एक और दे दोगे तो +1 हो जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. Yes, एंड sir. डिनोमिनेटर ओरिजिनली में y था, उसे एक ले लिया, छीन लिया आपने, तो y -1 हो गया, ठीक है। सो ऐसा करने से मेरा मॉडिफाइड फ्रैक्शन बन जाएगा, हमारे हिसाब से क्या बनेगा पहले वो चेक करते हैं। हमारे हिसाब से वही न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है, तो x+1 इधर भी ब्रैकेट्स लगा दो, दो टर्म्स होती है ब्रैकेट्स लगा दिया करो, मेरे बोलने का इंतजार मत किया करो। एक से जैसे ही दो टर्म्स हो जाएं तो इट इज वेरी सेफ टू यूज ब्रैकेट, सेफ हो जाते हैं ना, गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं ब्रैकेट्स लगाते ही। तो y-1, अब ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया, सॉरी मॉडिफाइड फ्रैक्शन हो गया, लेकिन बुक के हिसाब से मॉडिफाइड फ्रैक्शन क्या है, 1 है। 1 का मतलब मैंने बता ही दिया 1/1 है, ठीक है। तो अब हमारे हिसाब से ये वैल्यू है, बुक के हिसाब से कोई दूसरी वैल्यू है, तो कनेक्टर कौन सा आएगा, But वेरी गुड, ठीक गए अब आप लोग। बट इट इज गिवन दैट, जब हम कंपेयर करते हैं कि यार हमारे हिसाब से ये है लेकिन बुक के हिसाब से तो ये है, तो लेकिन के लिए कौन सा कनेक्टर आता है, बट आता है। Yes, sir. But it is given that the modified fraction according to the question is 1. The modified fraction is 1, ऐसा बुक में गिवन है, दैट इज। तो अब कंपेयर कर लेते हैं हम, हमारा मॉडिफाइड फ्रैक्शन x+1 अपॉन y+1, ठीक है। एंड हाँ, Sir, सॉरी दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, y-1 एंड बुक के अकॉर्डिंग जो मॉडिफाइड फ्रैक्शन है वो है 1, तो 1 को हम मैनिपुलेट करके लिखते हैं 1/1। अब क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x वाली टर्म को कोशिश करो LHS में रखें, x+1 × 1, इसको इसके डिनोमिनेटर के इससे और इसको इसके डिनोमिनेटर से, एंड y वाली टर्म को एक बार के लिए RHS में रखो, फिर हम वापस उसको बुला लेंगे यहाँ पे, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड में x एंड y दोनों LHS में चाहिए। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, वही चीज आती है x+1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज आएगी y-1। तो कॉन्स्टेंट्स को वहां भेज देते हैं एंड वेरिएबल्स को यहाँ बुला लेते हैं, y इधर आके -y बन जाता है, उधर ऑलरेडी -1 है और +1 और गया वहां पे, तो -1 एक और मिल गया वहां पे, समझ में आया ना। ये -1 ऑलरेडी था यहाँ पे और ये +1 उठ के वहां गया, तो वो उधर जाके वापस एक और -1 हो गया, -1 2 टाइम्स -1 हो गए वहां पे। तो फाइनल इक्वेशन है x - y = -1 क्या होता है, -2। yes, sir. तो इक्वेशन 1 रेडी है बिल्कुल। एनी डाउट्स, काफी इजी था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर काफी इजी था, तो जल्दी से केस 2 फटाफट, 2 मिनट, 2 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से केस 2 फ्रेम करो। चलो, जैसा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है, तो चलते हैं आगे, केस नंबर 2, मॉडिफाइड न्यूमरेटर्स, मॉडिफाइड डिनोमिनेटर्स। चेक करते हैं क्या क्या चीजें हैं उसमें। डिनोमिनेटर को तो नहीं, न्यूमरेटर को तो छेड़ा ही नहीं उन्होंने, तो Yes, फिर sir. हम क्या करेंगे, देखो इसमें मॉडिफाइड न्यूमरेटर वाली स्टेप ना भी लिखे तो चलेगा, ये वाली स्टेप हम ना भी लिखे ना केस 2 में, क्योंकि न्यूमरेटर को तो उसने छेड़ा ही नहीं, तो वैसे भी x ही है, तो हम चाहें तो इस स्टेप को ना लिखें तो भी चलेगा, और अगर आप लिखते हैं तो फिर मॉडिफाइड न्यूमरेटर को वैसे तो ना लिखो तो ज्यादा बढ़िया है, और अगर आप नहीं लिखना चाहते हो कि सर हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, अनचेंज्ड न्यूमरेटर। हमने चेंज नहीं किया ना उसको, अनचेंज्ड न्यूमरेटर, x का x ही, लेकिन डिनोमिनेटर को चेंज किया हमने। क्या किया, डिनोमिनेटर से हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया हमने, एक दे दिया उसको, तो y+1, तो ये आ जाता है। अब क्योंकि न्यूमरेटर में एक ही टर्म है तो ऊपर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे तो है y+1 मॉडिफाइड फ्रैक्शन, तो x/y+1, और बुक के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड फ्रैक्शन क्या है, 1/2। Yes, sir. Yes, sir. तो x / y+1 = 1/2।
मल्टीप्लाई करा देते हैं हम, इसको डिलीट कर देते हैं पूरा ही। चलो x वाली टर्म को LHS में रखेंगे तो x इंटू 2, और y वाली टर्म को एक बार के लिए RHS भेजेंगे, y प्लस 1 इंटू 1, x इंटू 2 बिकम्स 2x, और 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ओरिजिनली वही नंबर आ जाएगा। y को इधर बुला लो, बस आपका काम हो चुका है। 2x माइनस वाई, 1 को उधर ही रहने दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यही बनाइए सबने Yes, sir. इक्वेशन। Yes, sir. है ही सही। क्या लिखेंगे हम? सो वी हैव, दोनों इक्वेशन साथ में करते हैं ना। सो वी हैव इक्वेशन नंबर 1 भी देखो स्क्रीन पे ही, अभी तो डिलीट नहीं हुई है, -2 इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। नाउ सॉल्विंग। अब आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। कई बच्चों के कल मैसेज आएगी नहीं सर सब्स्टिट्यूशन में ही ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है, कईयों के ये मैसेज भी आए कि नहीं सर अब तो एलिमिनेशन भी अच्छा लगने लग गया है। तो देखो, लगे या ना लगे, हमको सब पे कमांड पूरा करना है अपना, है ना। और डोंट वरी, जब हम बस आप उसको कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, उन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से कर दो तो फिर आपका ऑटोमेटिकली कमांड आ जाएगा। पहले, इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता कहाँ था भाई? एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करने के बाद आया ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि क्लास 10th में एंटर होते आपको पहले से आता था, नहीं आता था ना, क्वेश्चंस करने से आया। तो इसके भी कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। वी हैव, कोई भी एक इक्वेशन, नहीं वी हैव क्यों लिखेंगे हमको? हाँ चलो वी हैव तो लिख दो। अब आप कंपेयर करोगे इसको, वैसे तो आगे का काम आपका होमवर्क है, और फिर भी थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं। तो देखो, y का कोएफिशिएंट 1 और इधर भी y का कोएफिशिएंट 1, तो y को ही एलिमिनेट कर देते हैं, वो ज्यादा आसान है। Yes, sir. ठीक है, और साइन देखो, माइनस माइनस तो सेम साइन है, सेम साइन है तो इक्वेशंस को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? Add. Add. सेम साइन में ऐड करते हैं। Subtract. No, sir. Subtract. तो ही तो ऑप्शन है, अब ऐड नहीं करेंगे तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे ही। बेटा इस चीज पे कंफ्यूज मत रहो, सेम साइन पे इक्वेशंस, भाई मुझे एक चीज बताओ, दोनों जगह सेम कैपेबिलिटी के लोग हैं। मान लो यहाँ पे एक लॉयन है और यहाँ पे भी एक लॉयन है, अब दोनों सेम कैपेबिलिटी के हैं, इसमें से एक लॉयन को मारना है तो इन दोनों की लड़ाई करवानी पड़ेगी ना, है ना। Yes, तो sir. यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सेम है। अब मान लो कि एक तो है बेचारा मजबूत और एक है बेचारा कमजोर, तो अब इनमें से एक को खत्म करना है तो आपको लड़ाई कराने की जरूरत नहीं है, बस दोनों को मेल करवा दो, दोनों का एक दूसरे से मेल करवा दो, ये कमजोर वाला वैसे ही खत्म हो जाएगा। समझ गए क्या? तो जब दोनों सेम कैपेबिलिटी के हैं तो दोनों की लड़ाई करवानी पड़ेगी, दैट मीन्स माइनस करना पड़ेगा। समझ गए? Yes, sir. बिकॉज आवर टारगेट इज उसमें से एक को गायब करना। ठीक है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, और सब्ट्रैक्ट भी किस में से किसको करोगे, वैसे तो किसी में से भी किसी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 में से 1 को माइनस करना, क्योंकि 1 बड़ा नंबर है RHS में और -2 छोटा नंबर है, और मोर ओवर देखो यहाँ पे x में भी 2x बड़ा नंबर है और x छोटा नंबर है, तो इसमें से ये भी आसानी से माइनस हो जाएगा, इसमें से ये भी आसानी से माइनस हो जाएगा, और ये तो वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, क्लियर? कर दोगे आगे का काम? Yes, sir. चलिए, तो आप स्पेस छोड़ दीजिए जितनी आपको जरूरत पड़े, क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 years ago, चलो भाई एज प्रॉब्लम आ गई, तीसरी चौथी बार आ रही है शायद एज प्रॉब्लम। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना, इसमें रिड्यूसेस बिकम्स की प्रयोग में यूज हुआ है ना? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। देखो बेटा, रिड्यूस का मतलब ये हो गया कि इस ऐसा करने से वो फ्रैक्शन है ना रिड्यूस होके, मतलब एक तरीके से आप जो कह रहे हो ना बिकम्स, वही वाली बात है। रिड्यूस का मतलब ऐसे होता है छोटा हो जाना। भाई जैसे सपोज करो कि किसी इंसान का वेट मान लो पहले 80 kg है, ठीक है, अब उसने कुछ भी डाइट किया, कुछ भी चेंजेस लिए, जैसे हमने इसमें चेंज क्या कर दिया, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, ऐसे करके उसने भी कुछ अपने डाइट प्लान में चेंज किया, कुछ हेल्दी चीज को ऐड किया, कुछ अनवांटेड चीज को उसने सब्ट्रैक्ट किया, ऐसे कर करके जो फाइनल जो उसका वेट था वो रिड्यूस होके 60 kg हो गया।
तो बात वही है कि अब उसका वेट 60 kg है, अब उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है, पहले ज्यादा थी, अब वो रिड्यूस होके छोटी होके 60 हो गई, बस ये फर्क है, बाकी और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो रिड्यूस का मतलब बिकम्स ही है, ठीक है। Yes, sir. तो इस प्रॉब्लम पे चलते, सेकंड क्वेश्चन। 5 years अगो, 5 साल पहले क्या हुआ था, नूरी सोनू से 3 गुना ओल्ड थी, बुढ़ी थी, मतलब नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुना थी, समझ गए ना। ओल्ड का मतलब समझते हो ना, जैसे आपसे पूछे हाउ ओल्ड आर यू, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है पता है, हाउ ओल्ड आर यू, क्या मीनिंग होता है उसका एग्जैक्ट बताओ, बोलो। तुम Just कितने one I बुढ़े am हो? asking. क्या आप कितने बच्चे हो? आप कितने बुढ़े हो, एग्जैक्ट मीनिंग अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग वर्ड टू वर्ड अगर आप करें, हाउ ओल्ड आर यू, तो हालांकि इनडायरेक्ट मीनिंग तो वो आपकी एज पूछ रहा है, इनडायरेक्ट मीनिंग है कि आपकी एज क्या है, तो आप कहते हो कि आई एम, जैसे कि आप अभी 10th क्लास में हो तो जनरली आप शायद 13 to 14 ईयर्स के होंगे, है ना, यही एज रही होगी आप सब लोगों की, याद है, Yes, sir. 15, चलो 15 मान लें, 15. 15 ईयर्स ओल्ड। तो एग्जैक्ट मीनिंग तो ये है आप कितने बुढ़े हो, आंसर दे रहे हो मैं 15 साल का बुढ़ा हूं, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट मीनिंग है वर्ड टू वर्ड अगर अपन चले, लेकिन इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि आपकी एज क्या है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप एग्जैक्ट मीनिंग से चलो कैसे भी करो, कुल मिला के आपको समझ आना चाहिए कि नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइज है, थ्राइज मीन्स 3 times है, 3 गुना है। लेकिन 10 साल बाद क्या होगा, आप देखो 5 साल पहले और 10 साल बाद कितना टाइम गैप हो गया, बता सकता है कोई, 5 साल पहले और 10 साल बाद में कितना टाइम गैप हो गया, 15 years. 3 ईयर्स, वेरी गुड। 15 years. देखो प्रेजेंट से एक तो 5 -5 करो, 5 साल पहले पहुंचो, और एक 10 साल बाद आओ, तो टोटल जो टाइम गैप है 5 यहाँ से लेके यहाँ तक वो 15 साल का हो जाएगा। तो 15 साल के टाइम गैप में ऑब्वियसली ये नंबर ऑफ टाइम्स कम हो जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो देखो थ्राइस से वो क्या रह गया, ट्वाइस ही रह गया, कहाँ 3 into था और कहाँ 2 into रह गया, कम हो गया। तो अब जो है नूरी, मतलब 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की 2 गुनी ही रह जाएगी, पहले 5 साल पहले 3 गुना थी, लेकिन अब 2 गुनी रह जाएगी। आपको पता लगाना है कि नूरी की एज क्या है, सोनू की एज क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई कर लिए, फटाफट से खत्म करो। तो नूरी और सोनू 2 लोग हैं, और मैंने क्या कहा था इस प्रॉब्लम में हमेशा कौन सी एज को हम एक्स एंड वाई या कोई भी वेरिएबल, प्रेजेंट एज, Present. लेट स्टार्ट राइटिंग नूरीज प्रेजेंट एज, ये वर्ड जरूर लिख लेना बेटा वहां पे, प्रेजेंट एज डी। अब एज की यूनिट क्या होती है, ईयर्स, ईयर्स, वैसे तो कुछ भी हो सकती है, मंथ्स भी हो सकती है, मान लो कोई छोटा बच्चा है तो, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन में यूज करी है हम वही यूज करेंगे, 10 ईयर्स यूज करिए तो हम भी फिर ईयर्स ही लेंगे। एंड साथ में सोनू प्रेजेंट एज डी वाई ईयर्स, करेक्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, Yes, sir. ये तो हो गई प्रेजेंट एज। अब केस 1 पे चलते हैं। केस 1 में हम टाइम मशीन में बैठ के और 5 साल पहले जाएंगे, 5 years अगो। इसको मूवी देखते हैं तो नहीं फ्लैश होता है 5 साल पहले, वैसे हमारे कोई मूवी चल रही है उसमें ये फ्लैश हुआ, तो हम पहले तो 5 साल पहले चले जाते हैं। सबसे पहले जैसे अपन मूवी देखते हैं उसमें लिखा रहता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले निकाल लिखते ही सबसे पहला जो सीन आता है वो ऐसा कोई सीन आता है जिसमें वो ऐसी कोई जैसे बिल्डिंग्स दिखाता है, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स दिखाता है, या फिर वो जो मान लो कोई एक्टर एक्ट्रेस है तो उसको बचपन की फोटो दिखा देता है। तो उसी तरीके से मतलब वो फ्लैशबैक में लेके जाता है एक बार, फिर उसके बाद बताता है भी क्या हुआ 5 साल। तो हमको भी फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, नूरी की 5 साल पहले की एज एंड सोनू की 5 साल पहले की एज निकालेंगे हम, करेक्ट। तो नूरीज एज 5 साल पहले एंड सोनूज एज, एंड इट इज वेरी इजी, आपने कई बार निकाल ली। आज की एज अगर प्रेजेंट एज एक्स है और इसकी वाई है, तो 5 साल पहले कितनी कितनी हो जाएगी दोनों की, X minus 5, Y minus 5. वेरी गुड, Y minus 5. ईयर्स, ईयर्स यूनिट जरूर लगा देना, शॉर्ट में लिख दो चाहे या पूरा लिख दो। अब ये तो चले गए 5 साल पहले, अब हुआ क्या, 5 देखते हैं 5 साल पहले क्या हुआ था। 5 साल पहले नूरीज एज या फिर नूरी
सोनू की 3 गुना थी, यानी नूरी की एज सोनू की एज के 3 टाइम्स थी। तो एक बार ये स्टेटमेंट एज इट इज हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे नूरी लिखा हुआ है, हम उसको थोड़ा सा और क्लियर करके नूरीज एज लिख देंगे एंड सोनूज एज लिख देंगे, ताकि हम जब इक्वेशन बनाए तो हमको कंफ्यूजन ना हो। नाउ इट इज given that 5 years ago Noori's age was thrice थी ना, thrice Sonu's age. That is, अब दैट के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। 5 years ago, चलो 5 साल पहले तो हम आ ही गए, यानी कि 5 years ago का मतलब है कि हमको ये वाली एजेस कंसीडर करनी है। आगे बढ़ते हैं, नूरीज एज। तो नूरीज एज कितनी है 5 साल पहले? x-5। आई विल राइट x-5 हियर। उसके बाद क्या है? वॉज के लिए क्या चीज लिखते हैं हम इक्वेशन में? इक्वल साइन। का साइन। वॉज के बाद फिर है थ्राइस के लिए क्या चीज लिखेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई 2। देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स अभी एक बार के लिए लगाए रखो, 3 मल्टीप्लाई। और फिर उसके बाद है सोनूज एज कितनी है 5 साल पहले की? y-5। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू पुट अ ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, क्योंकि फिर से मैं बताता हूँ क्या होगा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर आपने 3 इंटू y-5 एज इट इज लिख दिया बिना ब्रैकेट लगाए, तो आप उसको नीचे सॉल्व कर दोगे 3 इंटू वाई 3y-5, जो कि गलत होगा। भैया 3 को y और 5 दोनों से करना है, तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। समझ गए? यस सर। चलिए, तो ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x-5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे काफी फर्क पड़ जाएगा, 3y-15। और जो हम काम करते हैं, वेरिएबल टर्म्स को LHS एंड कांस्टेंट टर्म्स को हम RHS। -15 ऑलरेडी है, -5 को इधर बुला लो। फाइनल स्टेप या फाइनल इक्वेशन इज x-3y इक्वल -15 + 5 कितना होगा? -10। -10। इक्वेशन 1 तैयार है। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। चलिए, तो फिर इक्वेशन 2 बनाइए। जैसा कि हमारा ट्रेंड है, इक्वेशन 1 मैं बनाता हूँ, इक्वेशन 2 आप बनाएंगे। जल्दी से, 2 मिनट का टाइम दिया विथ प्रॉपर स्टेप्स। So case number 2, and case number 2 is 10 years later, right? Yes, sir. Yes, sir. 10 years later क्या हुआ था? पहले तो 10 years later की एज निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगी? x + 10 y + 10। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और फिर सिचुएशन हमको गिवन है कि 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब? नूरी की एज जो है विल बी लगाओ, क्योंकि हो जाएगी। फ्यूचर टेंस के यहाँ पे जो वर्ब्स हैं वो यूज होंगी, विल बी। और क्या हो जाएगा? ट्वाइस। ऐसे ही गिवन है बुक में, देखो, यस सर। विल बी ट्वाइस। विल बी ट्वाइस। तो सोनूज एज, बाकी सब सेम है। आ जाओ, इक्वेशंस में क्या क्या चेंजेस होंगे? यहाँ पे +10, यहाँ पे 2, यहाँ पे +10। +10 2 से मल्टीप्लाई होगा और +10, और आगे का एक बार के लिए सब डिलीट कर देते हैं हम। हाँ जी, तो x + 10, 2 इंटू वाई, 2y, 2 इंटू 10, 20, करेक्ट। 2y को यहाँ बुलाओ, x - 2y, 10 को वहां भेजते हैं, 20 - 10, x - 2y, 20 - 10 क्या होता है? 10। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही बनाइए सबने? Yes, sir. यस सर। यस सो सर। वी हैव दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन क्या थी, बोलो? x - 3y = -10। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी? x - 2y = +10।
नाउ सॉल्विंग द इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, और सारा काम आपको खुद को करना है। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, x sir. को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1, सेम सेम कोएफिशिएंट मिल गया, कुछ किसी इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और साइन सेम है तो क्या करोगे, इक्वेशंस को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? Subtract. और वही 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, बिकॉज 10 बड़ा है -10 छोटा है। ठीक है, हो जाएगा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो आपने एक चीज नोटिस करी होगी बच्चों कि वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस बहुत इजी बनती है। माइक ऑफ करो। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस बड़ी इजी बनती है ना? तो वर्ड प्रॉब्लम्स की खास बात ये है कि बस आप इंफॉर्मेशन को रीड करके इक्वेशन बना दो, उसके बाद जो इक्वेशंस बनती हैं दो, वो काफी इजी बनती है, मतलब इतनी इजी बनती है कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। बहुत ही कम केस होते हैं जिसमें वो वर्ड प्रॉब्लम भी आ गई और साथ में इक्वेशन भी डिफिकल्ट आ गई, ऐसे बहुत कम केस होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डिजिट्स वाले क्वेश्चन है, नंबर वाले 2 डिजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी टेस्ट में दिया था, तो उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का होता है, इसलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखो पढ़ो, इसको हम कल देखेंगे है ना फुर्सत से। 4 वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये हो जाएगा अभी 5 मिनट में। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक गई क्या करने? टू विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? निकालना। पैसे निकालने। पैसे निकालने। और इसका ऑपोजिट होता है डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी पैसे जमा करना, विड्रॉ यानी पैसे निकालना। ₹2000, 2000 रुपए की उसको जरूरत थी वो बैंक से विड्रॉ करने गई। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से रिक्वेस्ट करी टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। हो सकता है उसके घर में कोई शादी हो, तो उसको केवल और केवल 50 और 100 के नोट ही चाहिए। मतलब 2000 में तो आप 2000 का एक नोट दे दो, उससे भी 2000 पे हो जाते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं? तो उसकी जो Yes, sir. डिनोमिनेशन थी, इस अमाउंट की जो डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब होता है कौन से नोट्स उसको दिए जाएं, तो उसने केशियर को रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे केवल और केवल 50 और 100 के नोट्स के कॉम्बिनेशन में ही 2000 पे दिए जाएं। फिर चाहे से सारे 50 के दे दो, चाहे सारे 100 के दे दो, या दोनों के कॉम्बिनेशन में दे दो, लेकिन कोई तीसरे तरह का नोट नहीं होना चाहिए, जैसे 500 का नहीं होना चाहिए, 2000 का होना चाहिए, 10-20 के नोट भी नहीं होने चाहिए, इस तरह के डिनोमिनेशन नहीं चाहिए उसको। ठीक है, तो केशियर ने उसकी रिक्वेस्ट मान ली और इस तरीके से टोटल 25 नोट मिले मीना को। अब 25 में से क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि 100 के 5 नोट हों और 50 के 20 नोट हों, 20 + 5 25 हो गए ना। हो सकता है कि 100 के 15 नोट हों और 50 के 10 नोट हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें, हो सकती है ना भाई? मुझे नहीं पता 25 नोट्स में कितने के हो सकता है, 25 नोट सारे के सारे ही 100 के हों, और हो सकता है 25 नोट सारे के सारे 50 के हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है होने में। तो आपको चाहिए क्या? फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो 50 के उसको कितने नोट मिले उस 25 में से, और 100 के नोट कितने थे उस 25 में से, ऐसा आपको पता लगाना है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसा कि हम ट्रेंड फॉलो करते हैं कि जो चीज वो पूछता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स एंड वाई। तो आपसे क्या Yes, पूछा है? sir. 50 के कितने नोट, 100 के कितने नोट, तो हम मान लेते हैं 50 के एक्स नोट्स और 100 के वाई नोट्स, मतलब नंबर ऑफ नोट्स को हम एक्स एंड वाई मान लें। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट राइटिंग। लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ का मतलब उनकी नोटों की संख्या। पहले ₹50 नोट्स हैं, ₹50 नोट्स डी एक्स, और नंबर कभी भी कोई यूनिट नहीं लेता है, ठीक है ना, एक्स ही रहेगा। एंड द नंबर ऑफ, ऐसी सिचुएशन हो सकता है आप में से भी कईयों के साथ आई हो, वैसे तो आप अभी इतने बड़े हुए नहीं कि बैंक वगैरह जाते हो, पर अभी कभी किसी पेरेंट्स के साथ गए हों, तो ऐसी सिचुएशन हो सकता है ना, कई बार आई हो कि आपकी डिमांड हो कि मुझे इस तरह के नोट्स ही चाहिए, होता है ना कई बार। द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स भी, या खुले कराने तो जाते ही होंगे, खुले कराने तो परचूनी की दुकान पे कई बार गए होंगे, मम्मी ने भेजा होगा इसके खुले करवा के, तो फिर आप कहते होंगे नहीं मेरे को 50 के नोट दो, मेरे को 10 के दो, 20 के दो, तो किया ही होगा ये काम। तो प्रैक्टिकल अपनी डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन को कनेक्ट करो कि डे टू डे लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये काम ऐसे करते हैं, तो फिर क्या क्वेश्चन आपके डेली लाइफ का हिस्सा लगेगा, काफी इजी लगेगा।
नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स भी एक्स, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स भी वाई। अब पहली इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन है कि दोनों नोट्स की संख्या मिला के 25 नोट्स हैं, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि दोनों नोट्स की वैल्यू मिला के 2000 है। देखो ये तो संख्या है, वो वैल्यू है। तो दोनों नोट्स की संख्या मिला के 25 नोट्स है, लेकिन दोनों नोट्स की वैल्यू मिला के 2000 रुपए हैं वो। तो पहले संख्या वाला ही कर लेते हैं, 25, वो थोड़ा आसान है। नाउ इट इज गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, ऐसा गिवन है मुझे, गिवन है ना। शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, लिखा हुआ है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिखा हुआ है शी गॉट, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, पूरे मिला के 25 नोट उसको मिले। तो यानी कि इसके नोटों की संख्या और इसके नोटों की संख्या का टोटल 25 है। दैट इज 50 पीस के नोट्स की संख्या x है और 100 रुपए के नोट्स की संख्या y है। तो ये दोनों मिला के 25 हो जाएंगे। हो गई इक्वेशन 1। Yes, sir. हो सकता है कि Yes, sir. 50 रुपए के नोट्स 10 हों और इसके 15 हों, ऐसे करके ही 25 ला सकते हो सकता है कि ये 15 हो और वो 10 हो सकता है ये 5 हो और वो 20, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो तो मुझे पता लगानी है। पर हाल फिलहाल के लिए ये पता चल गया कि दोनों के मिला के तो 25 हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सेकंड इंफॉर्मेशन हम रीड आउट करते हैं। उससे पहले सेकंड इंफॉर्मेशन की थोड़ी तैयारी करते हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन वैल्यू के बारे में। वैल्यू मतलब उस अमाउंट की वैल्यू कितनी, मतलब कितने रुपए हुए वो। अब यहाँ पे ये 25 रुपए थोड़ी ना है, ये तो नोटों की संख्या है, 25 रुपए नहीं है ये। अब रुपए कितने हुए, 2000 रुपए हुए। तो वैल्यू की बात करते हैं। तो वैल्यू के लिए पहले 50 रुपए के नोटों की वैल्यू की बात करते हैं, फिर 100 के, फिर दोनों का टोटल। नाउ वैल्यू ऑफ ₹50 नोट्स। तो शिवम मुझे बताना, अगर शिवम के पास 50-50 रुपए के 3 नोट हैं तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, यानी टोटल अब मनी कितना हो गया आपके पास? 150 रुपीज। 150 रुपीज। काफी इजी है। तो यहाँ पे 50-50 के कितने नोट्स उसको मिले, एक्स नोट्स मिले। देखो आपने माना है ना, कितने नोट, 50-50 के एक्स। तो 50-50 के X. जितने भी नोट्स उसके पास अब उसकी पॉकेट में हैं, उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 50 इंटू एक्स हो जाएगी। Yes, बोलो, sir. होगी ना? यस सर। समझ में आया? Yes, sir. 50 इंटू एक्स, जिसको अपन सॉल्व करके ₹50x लिख सकते हैं। जैसे 3 नोट थे तो 50 इंटू 3 करके टोटल वैल्यू 150 आ गई। अगर 10 नोट होते तो 50 इंटू 10 करके टोटल वैल्यू 500 आ जाता है। तो अभी तो मेरे पास x नंबर ऑफ नोट्स हैं, अब x कुछ भी है पता नहीं है मुझे, तो टोटल वैल्यू 50 रुपए के नोट्स की 50x हो गई। ठीक है। सिमिलरली 100 रुपए के नोट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ₹100 नोट्स। तो 100 रुपए के एक नोट की वैल्यू तो 100 रुपए ही होती है, और टोटल ऐसे कितने नोट है मेरे पास, y। Why? Why? तो फिर टोटल वैल्यू हो जाएगी 100 रुपए के नोट्स की 100 इंटू वाई। फिगर आउट करेंगे तो वो आ जाएगी 100y। करेक्ट? एनी डाउट? Yes, sir. तो अब टोटल No, पैसे, sir. अब टोटल पैसे। सो टोटल वैल्यू ऑफ ₹50 एंड ₹100, यानी कुल मिला के टोटल अमाउंट उसकी जेब में अब कितना है वो निकालते हैं। तो वो हो जाएगा 50x तो है 50 के नोट्स की वैल्यू, और 100y है 100 नोट्स की वैल्यू। दोनों को ऐड कर देंगे ना। मान लो 50 के नोट्स हो गए 150 रुपए के हो गए, ये 100 के नोट्स मान लो 700 रुपए के हो गए, 7 नोट मान लो इसके थे। तो टोटल अमाउंट आपके पास 700, 150, 850 रुपए होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकली सोचो, होगा ना? यस सर। ठीक है। तो सिमिलरली 50 रुपीज के नोट 50x थे, 100y थे, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। लेकिन बुक के हिसाब से ये टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 2000 रुपए। तो हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू बन रही है 50x प्लस 100y। बुक के हिसाब से टोटल वैल्यू बन रही है 2000, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। Yes, sir. Yes. यस। तो अब कनेक्टर बट लगाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने एक वैल्यू निकाली और बुक के हिसाब से हम कंपेयर कर रहे हैं। बट इट इज गिवन दैट the total value of
₹50 and ₹100 notes is ₹2000। देखो सिंपल सी बात है, केस 1 में रुपीस के बारे में बात ही नहीं हुई, मतलब पैसे कितने उसकी बात नहीं हुई, नोट कितने उसकी बात हुई, तो टोटल नोट थे 25। केस 2 में अब रुपयों की बात हो रही है कि टोटल रुपए कितने हैं, वो 2000। तो एक नंबर ऑफ नोट्स के हिसाब से और एक टोटल वैल्यू के हिसाब से दो इक्वेशंस बन जाती है। दैट इज हमारे हिसाब से टोटल वैल्यू है 50x प्लस 100y, है ना, ब्रैकेट लगा लो एक बार के लिए, इक्वल टू 2000। तो वैसे तो देखो ये इक्वेशन तैयार है, बनी बनाई इक्वेशन है, वेरिएबल सारे एलएचएस में है और कांस्टेंट्स एक ही है, 2000 वो आरएचएस में है। बट चाहो तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, बताओ कैसे? 50 कॉमन लेके। कॉमन लेके। ये देखो तीनों में आ रहा है 50 50 50, तीनों से 50 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगी 2000/50। तो फाइनल इक्वेशन छोटी हो गई मेरी, मतलब पहले से इक्वेशन 50 से इसको काटोगे, डिवाइड करोगे, कैंसिल आउट करोगे, जो भी आप वर्ड यूज करते हो, 40 इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशंस बन गई हमारी। सो वी हैव, दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख दो। पहली थी नोट्स के हिसाब से x प्लस वाई इक्वल टू 25, दूसरी है वैल्यू के हिसाब से x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आगे का एलिमिनेशन मेथड से आपको काम करना ही है, कर दोगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। और x को एलिमिनेट कर देना बेटा, क्योंकि 1 1 सेम आ रहा है, ठीक है, और साथ में साइन भी सेम आ रहा है, प्लस प्लस। तो साइन सेम आ रहा है तो इक्वेशंस को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट। और वही देखो अक्सर ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है कि सेकंड इक्वेशन थोड़ी बड़ी है, आरएचएस वाली क्वांटिटी बड़ी है, तो 2 में से 1 को माइनस कर देना, ताकि कोई भी चीज नेगेटिव नहीं आएगी, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलिए, तो 3 क्वेश्चंस के मैंने आज आपको इक्वेशंस बनवा दी हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इन तीनों की इक्वेशंस को आप कल सॉल्व करके, और इक्वेशंस को सॉल्व करने से एक्स एंड वाई मिल जाएगा, वो ठीक है, लेकिन वही नहीं रुकना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखने हैं आपको हर एक क्वेश्चन में। भाई जैसे इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है, इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है कि नूरी की प्रेजेंट एज एंड सोनू की प्रेजेंट एज पता लगानी है, और इसका क्लोजिंग स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स पता लगाने एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स पता लगाने। और काफी आसान है, जो आप शुरू में एक्स एंड वाई मानते हैं ना, जैसे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स, वैसे के वैसे ही क्लोजिंग स्टेटमेंट बनते हैं उन लाइंस में से नीचे। ठीक है, तो कर दोगे? यस सर। यस सर। और कल हम बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कल बिल्कुल ध्यान से डिसिप्लिन होके आएंगे। पहले तो ये तीनों क्वेश्चंस करके आएंगे ताकि एक टेंशन खत्म हो, तब जाके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, तो आज के लिए काफी है, enough for today. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. थैंक यू सर। Okay, welcome. Bye, sir. Bye. Bye. Bye.